हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज आपको थोड़ा सा फील हुआ होगा कि हाँ सर सिलेबस तो करा सकते हैं, है ना। आज लगभग हमारे 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और ये 4th लेक्चर है। ये अभी शायद अपलोड नहीं हो पाएगा, रात को 12 बजे के आसपास या 12 से 1 के बीच में ये अपडेट होगा। ठीक है, और ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है इन्वायरमेंटल स्टडीज का। जैसा कि हम इन्वायरमेंटल स्टडीज का टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो कंप्लीट होने के बाद में वहां पर हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट कंटिन्यू होगा एयर पोल्यूशन कंटिन्यू होगा। ठीक है, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग साथ में चलता रहेगा। बात करते हैं, सुबह हमने जितने भी लेक्चर आपने देखे कल रात से लगभग आपने 2 लेक्चर देख लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज के, जहां पर हम पूरी की पूरी बातचीत जो है इकोसिस्टम की कर चुके हैं। ठीक है, इकोसिस्टम हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। लास्ट हमारा जो एक टाइप बचा था इकोसिस्टम में, वो बचा था हमारा मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, मरीन इकोसिस्टम को डिस्कस करते हैं। ये टाइप किसका था? मैंने आपको बताया था कि नेचुरल इकोसिस्टम होता है। देखो, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर ना, नेचुरल में हमने पढ़े ऑन लैंड पढ़ा। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, टेरेस्ट्रियल बोला। बात समझ में आ रही क्या है? टेरेस्ट्रियल बोला। और दूसरा जो हमने क्या बोला, एक्वेटिक बोला, है ना। एक्वेटिक वाला, एक्वेटिक वाले में हमने क्या पढ़ा, फ्रेश वाटर पढ़ा, फ्रेश वाटर वाला इकोसिस्टम पढ़ा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, मरीन इकोसिस्टम पढ़ा। अब देखो, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो था ना, इसके अंदर हमने फिर आगे ना फर्दर इसको देखा था कि 2 चीजें पॉसिबल है इसके अंदर। एक हमने पढ़ा था कौन सा, लैंटिक, और दूसरा कौन सा पढ़ा था, लॉटिक। स्टैग्नेंट वाटर और फ्लोइंग वाटर, ये आप सब पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस के अंदर, है ना। प्रीवियस क्लासेस प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं। ये सब तो हमने आज ही पढ़ा है, तो इतना रिवाइज की मेरे को लगता नहीं कि आप सबको जरूरत है। आज सुबह पढ़ा तो इतना ज्यादा भूले नहीं होंगे। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। मरीन वाला क्या है, ये पूरा का पूरा एनवायरमेंटल स्टडीज वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी। देखो, मरीन इकोसिस्टम के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हमने सुबह बात करी कि जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, जो स्पीसीज रह रही हैं, जो अपना नरिशिंग कर रही है, अपना सेल्फ नरिशिंग कर रही है, या कुछ भी, है ना, प्रोड्यूसर पर डिपेंड है या कंज्यूमर, जैसे भी चल रहा है। ठीक है, उनको अगर मैं क्या करूं, एक फ्रेश वाटर की फिश को मरीन इकोसिस्टम के अंदर ले जाऊं या ओशन के अंदर ले जाऊं, क्या वो जिंदा रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। मैंने सुबह भी बताया था, मीठे पानी वाली मछली खारे पानी में जाएगी तो मर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मरीन इकोसिस्टम को ना 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। एक तो बोला गया ओशियन इकोसिस्टम, ठीक है, मरीन वाला, और दूसरा बोला गया इसेचुरीज, है ना, इसेचुरी। अब ये जो होता है ना, ये वाली कंडीशन तो आपने कई जगह पढ़ी भी है और ओशियन वाली भी पढ़ी है। ठीक है, इतना ज्यादा इनके अंदर है नहीं, क्योंकि देखो ओशियन क्या है, अगर मैं बोलूं तो भैया खारा पानी, है ना। खारा पानी मतलब यहाँ पे क्या, बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी। फ्रेश वाटर वाले में क्या था, हमने पढ़ा था कि सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होती है आपकी किसके अंदर भैया, अगर मैं बात करूं फ्रेश वाटर लेक्स की, तो फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, लेस देन 1% होती है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। अगर मैं बात करूं सभी इकोसिस्टम में सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, ओशियन इकोसिस्टम आपका सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा इकोसिस्टम सबसे बड़ा है, तो ओशियन इकोसिस्टम सबसे बड़ा है। देखो, ई सेंचुरी क्या होता है, ई सेंचुरी क्या होती है, ये जो होती है, ये होता है भैया जब रिवर क्या करती है, ओशियन के अंदर जाएगी, तो यहां पर बीच में जो जोन है उसे सेंचुरी बोला जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? रिवर जब ओशियंस के अंदर जाती है भैया, जब नदियां अपना पानी समुद्र के अंदर ले जाके डालेंगी, उस कंडीशन के अंदर जो इकोसिस्टम डेवलप होता है दैट इज ई सेंचुरी बोला जाता है इसे। ठीक है, उस जगह को, और यहाँ पर जो इकोसिस्टम बनेगा दैट इज ई सेंचुरी इकोसिस्टम। बात समझ में आई? सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा, आपका ओशियन इकोसिस्टम। ठीक है, ये कंप्लीट पूरा का पूरा नॉलेज था जो हमें इकोसिस्टम के बारे में जानना था। हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 पढ़े थे। नेचुरल इकोसिस्टम के हम सारे टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ एग्जांपल याद रखने। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एक तो फिश एक्वेरियम, दूसरा आपका किचन पार्क, गार्डन, ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। नेचुरल के अंदर हमने काफी कुछ पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का। ठीक है, जो मैं सुबह आपको नाम ले रहा था और बोल रहा था कि आगे तो थोड़े ना छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा लंबे टॉपिक नहीं। इकोसिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक था अपना, जो मैंने आपको बोला भी था कि आगे आने वाले बहुत सारे लेक्चर में इकोसिस्टम के ऊपर चलेंगे। अब ना छोटे छोटे टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टॉपिक भी बड़ा काम का टॉपिक है, और उससे ज्यादा मतलब चांसेस अगर है तो क्वेश्चन, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाने के, यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है इकोटोन। ठीक है, देखो इकोटोन क्या होता है, इकोटोन क्या है, एक जोन है ना। कैसा जोन है भैया, ये जोन है, मैंने बोला कि एक इकोसिस्टम यहां पर है और एक इकोसिस्टम यहां पर है।
ठीक है। इन दोनों के बीच में एक ऐसा जोन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बता रहा है, या मैं यूं कहूं कि एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, उस जोन को क्या बोला जाता है? इकोटोन। अगर ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है तो क्या ये एक फंक्शनल यूनिट है? ठीक है। क्या ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है? बिल्कुल जी, ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, एक फंक्शनल यूनिट भी है, और दो इकोसिस्टम के बीच में क्या बता रही है? रिलेशन बता रही है। तो बात आती है इकोटोन की, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखो वेन डायग्राम पढ़ा होगा आप सबने, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, इसके अंदर मैंने बोला यहाँ पर क्या इकोटोन है। तो अब देखो, अब ना ये जो इस जगह पे जो इकोटोन है, ये आपको कैसी प्रॉपर्टीज देगा? ये उस तरीके की प्रॉपर्टीज देगा, ये जो इकोटोन है बिल्कुल मेरा सेंटर में, किस तरीके की प्रॉपर्टीज देगा आपको? ऐसी प्रॉपर्टीज देगा जो इसके नजदीक होगा। देखो सपोज दैट कि ये वाला पोर्शन जो है ना इसका ज्यादा नजदीक है, यहां पर जो कोई इकोसिस्टम है, एक्स इकोसिस्टम है, ठीक है। इसमें मान लिया मैंने बोला कि बर्ड की स्पीसीज सबसे ज्यादा है, तो यहां पर ना जो इस इकोटोन के अंदर प्रॉपर्टी शो होंगी, कौन सी होंगी? बर्ड स्पीसीज की होंगी। मतलब मैं बात करूं तो क्या हो सकता है यहाँ पर? टेरेस्ट्रियल, मैं मान लेता हूं कि टेरेस्ट्रियल है, यहाँ पर इकोसिस्टम है, ठीक है, सर्वाइव कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज किसकी पाई जाती है इकोटोन के अंदर? इकोटोन के अंदर प्रॉपर्टीज उस इकोसिस्टम की पाई जाएंगी जो उसके जस्ट एडजॉइनिंग है, जो उसके जस्ट पास में, बिल्कुल संपर्क में है ना। देखो अलग अलग इकोसिस्टम की स्टैब्लिश करना है, रिलेशन बताने के लिए काम ले रहे हैं इकोटोन। अब इकोटोन में प्रॉपर्टीज किसकी आएंगी? सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज किसकी होगी? जो उसके नियर बाय होगा, जो उसके बिल्कुल पास में होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इकोटोन शो करेगा। देखो कभी कभी ये बहुत ही वाइडर होता है, इकोटोन जो होता है कभी कभी बहुत वाइडर होता है, और कभी कभी अगर मैं बात करूं तो क्वाइट क्या होगा? नैरो भी होगा। ये नैरो भी हो सकता है और वाइडर भी हो सकता है। यहां पर क्या हुआ, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्रॉपर्टीज कैसी पाई जाएंगी। ये कभी कभी वाइडर हो सकता है, कभी कभी नैरोअर हो सकता है। अब बात आती है, देखो यहाँ पर क्या आती है, इकोसिस्टम के अंदर ना आपको एक, मैंने ये पढ़ा क्यों रहा हूं, एक इफेक्ट है, ये होता है एज इफेक्ट। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। एज इफेक्ट क्या होता है? सपोज दैट मैंने बोला कि यहाँ पर एक इकोसिस्टम है, इस जगह पे है, ये एक्स एक्स लाइन है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक इकोसिस्टम है। अब आप कहोगे सर एज इफेक्ट क्या होता है? देखो इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज है, मैंने कहा यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की स्पीसीज है, लेकिन किसी एक स्पीसीज की यहाँ पर क्या है? क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, मतलब डाइवर्सिटी ज्यादा है। यहाँ पर उसकी स्पीसीज की पॉपुलेशन क्या है? सबसे ज्यादा। भैया पॉपुलेशन मैंने बोला एक पर्टिकुलर स्पीसीज की क्या है? मैक्सिमम पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर स्पीसीज की। दैट एलिमेंट इज नोन एज इफेक्ट। एज इफेक्ट बोला जाएगा ऐसी चीज को। क्या बोला मैंने ये कहा कि किसी इकोसिस्टम के अंदर एक स्पीसीज जो है उसकी पॉपुलेशन क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं टेरेस्ट्रियल की, तो टेरेस्ट्रियल के अंदर जो बर्ड है, हमारा बर्ड, पक्षी जो है ना भैया, पक्षी एज इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक ऑन लैंड की अगर बात करूं तो वहां पर क्या हो सकता है? किसी एक स्पीसीज की, भैया चिड़िया जो है ना आपकी स्पैरो नॉर्मल जो है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। या मैं बात करूं उड़ने वाले पक्षियों की, जितनी भी है, स्पैरो हो गए, ठीक है, क्रो हो गए, आपके पैरट हो गए, सारे के सारे जो बर्ड्स हैं, एक पर्टिकुलर जोन के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर मैं बात कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज की अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? ऐसे इफेक्ट को क्या बोला जाता है? एज इफेक्ट बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको इकोटोन पढ़ाया सिर्फ इस चीज के लिए, एज इफेक्ट के लिए मैंने आपको बताया। इसके अलावा देखो इकोटोन के अंदर क्या होता है? इकोटोन अगर लीनियर है, अगर ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन को, इट मीन दैट कि यहाँ पर जो स्पीसीज है इनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है इकोटोन के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये सारा का सारा आपको जानना जरूरी था इकोटोन के अंदर। बात समझ में आ रही है? इकोटोन क्या है? एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए जिस वर्ड का हम यूज कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं, दैट इज इकोटोन। ये एक फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकते हैं। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक यहाँ पर स्पीसीज की क्या हो रही है? लगातार बढ़ोतरी हो रही है भैया। इंक्रीमेंट इसका क्या शो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि स्पीसीज की पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर किसी एक इकोसिस्टम के अंदर पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा हो रही है, ठीक है, उस स्पीसीज को क्या बोला जाता है? एज इफेक्ट वाली बोला जाता है। अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो बर्ड जो है वो क्या है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एज इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये पूरी जानकारी थी इकोटोन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीशे की। देखो ऐसा ही एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा टॉपिक है नीशे। नीशे पढ़ना भी जरूरी है। नीशे के अंदर से ना क्वेश्चन आ सकता है। नीशे हो गया, इकोटोन हो गया, इकोसिस्टम हो गया, यहां से पूछा जा सकता है,
ठीक है। टोटल मैंने आपको बोला था 6-7 लेक्चर बनेंगे अपने, और 6-7 लेक्चर ही बनेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज की, इससे ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ठीक है, अगर आना हुआ तो इतने टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाएगा, और नहीं आना हुआ ना तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जिंदाबाद है, वहां से तो आएंगे ही आएंगे, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। टाइम सबके पास ही लिमिटेड है, कोई नहीं पढ़ाएगा अब तो ना कोई नहीं पढ़ाएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज। जो पढ़ा रहे होंगे ना उन्होंने भी छोड़ दिया होगा कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो। आगे बढ़ते बात करते हैं नीशे की। देखो नीशे क्या है, नीशे वर्ड तो बहुत अच्छा है ना, है क्या चीज। देखो अगर मैं बात करूं किसी इकोसिस्टम की फिजिकल, केमिकल और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, तीनों की बात करूं मैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है। देखो भैया, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों तरीके की जो प्रॉपर्टीज है ना पॉसिबल है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, उन सारी की सारी प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन आप जिस चीज से देते हो उसे क्या बोला जाता है, नीशे बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। किसी भी इकोसिस्टम की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, नीशे को यूज लेते हैं। नीशे क्या एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक फंक्शनल यूनिट भी बोल सकता हूं इसे, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक इकोसिस्टम की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। बात समझ में आई। किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना होता तो अपने को कुछ यूज करना पड़ता है ना, एक स्लिप यूज करनी पड़ती है, एक पेपर यूज करना पड़ता है, एक फॉर्मेट यूज करना पड़ता है। वही फॉर्मेट क्या है आपका, नीशे। नीशे इज अ फॉर्मेट, आप बोल सकते हो एक फंक्शनल यूनिट बोल सकते हो, जो क्या कर रहा है, किसी भी इकोसिस्टम की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है, ठीक है, या उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर आपको बता रहा है। देखो नीशे जो है ना, ये किस किस तरीके का हो सकता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर मैं बोलूं हैबिटेड नीशे, मैंने बोला हैबिटेड नीशे। हैबिटेड नीशे का मतलब कि स्पीसीज यहाँ पे कुछ लिव कर रही है, कुछ स्पीसीज जो है वो रह रही है किसी जगह पे, दैट नीशे इज कॉल्ड क्या, हैबिटेड। हैबिटेट मतलब आवास, रहने वाला, आसपास की जगह। देखो नीशे के अंदर ना एक और चीज होती है जो आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है कि अगर नीशे क्या है, हेल्थी है, हेल्थी है ना। नीशे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि किसी इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज कितनी हेल्थी है, कितनी रिप्रोडक्टिंग है, मतलब कितना रिप्रोडक्शन कर रही है। वो हेल्थी है तो भैया क्या कर रही होगी, रिप्रोडक्शन कर रही होगी, कितना नरिशमेंट कर रही है, ये सारी चीजें भी ये बताते हैं नीशे, ठीक है। हैबिटेड नीशे क्या, भैया कोई पर्टिकुलर स्पीसीज कहीं पे रह रही है, दैट नीशे क्या रिप्रेजेंट करेगा, हैबिटेड नीशे, आवास बताएगा किन स्पीसीज का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेड नीशे। इसके बाद में देखो और कौन कौन से आते हैं, एक आता है फूड नीशे। फूड नीशे ये है कि भैया आपका जो इकोसिस्टम के अंदर, यहाँ इकोसिस्टम के अंदर जो स्पीसीज है ना, वो किस फूड का यूज कर रही है, उसकी क्वांटिटी क्या है और कितना फूड बचा, ये सारी की सारी बातें हम किसमें करते हैं, फूड नीशे में करते हैं। क्या ऐसे मैं रिप्रोडक्शन नीशे बता सकता हूँ क्या, बिल्कुल जी सेम यही मैंने क्या बोला आपको, एक डिस्क्रिप्शन है। नीशे इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में बताने के लिए नीशे का यूज करते हैं। तो रिप्रोडक्शन नीशे में क्या बताएंगे कि कोई स्पीसीज जो है वो कितनी क्वांटिटी में है और कितना रिप्रोडक्शन कर रही है, ये पूरी जानकारी किसमें मिलेगी, रिप्रोडक्शन नीशे में मिलेगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक था हमारा नीशे वाला। इकोटोन और नीशे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। हाँ जी, आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नीशे का टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में, ठीक है। फूड वेब देखते हैं क्या होता है। बेसिकली फूड वेब जो होती है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पिरामिड को रिप्रेजेंट करती है ना। फूड वेब को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है ना, उससे क्या बन जाता है, पिरामिड बन जाता है। इसलिए फूड पिरामिड पढ़ लो, फूड चेन पढ़ लो, फूड वेब पढ़ लो, सारी की सारी बातें एक ही तरह की है लगभग, है ना, अलग अलग नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, फूड पिरामिड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जैसा कि इकोटोन और नीशे टॉपिक थे छोटे छोटे, वैसा ही टॉपिक है ये फूड पिरामिड, ठीक है। फूड पिरामिड स्टार्ट करते हैं। फूड पिरामिड, देखो फूड पिरामिड क्या होता है, फूड पिरामिड क्या होता है, मैंने क्या बोला, एक फूड चेन जो मेरे पास है। फूड चेन कैसी, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे कि ग्रास को खाया किसने, ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को खा कौन गया, आपका कौन था इसको ईट करने वाला, दैट इज फ्रॉग। और फ्रॉग को ईट किया किसने, स्नेक ने। और स्नेक को किसने ईट किया, ईगल ने ईट किया। तो ये क्या बन गई, एक फूड वेब बन गई ना। बात ऐसी है कि ये साइकिल है पूरा का पूरा,
ये घूमता चला रहता है। अब यहाँ पर इसके आगे अगर ईगल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तो क्या होगा, जमीन पर ही गिरेगा। जमीन पर गिरा तो इसका क्या होगा, लैंड पर गिरा तो इसका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्या यहाँ डिकम्पोजिशन जो होगा, क्या वो बैक्टीरिया करेगा, बिल्कुल जिसका डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया कर देगा। With the help of bacteria, decomposed material is used by the grass। ये जो ग्रास है आपकी, ये क्या कर लेगी, उसका इस्तेमाल करेगी डिकम्पोज्ड मटेरियल का, किस फॉर्म के अंदर, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और अगर मैं बात करूं तो एक सबसे ज्यादा काम में आने वाला एलिमेंट N2। देखो मैंने फिर से यहाँ पर N2 लिखा है। N2 में जब भी लिखूंगा इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर एटमोस्फेरिक गैस की, ठीक है, ना कि मैं नाइट्रोजन एलिमेंट की बात कर रहा हूं। N2 लिखता हूं तो इट मीन दैट कि यहाँ क्या बात कर रहा हूं, मैं नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा हूं, ठीक है, एटमोस्फेरिक गैस की। और ऊपर देखो मैंने क्या बताया आपको, ये पूरी की पूरी क्या एक फूड वेब है ना, फूड की बात कर रहे हैं। ग्रास से ग्रास ऊपर फ्रॉग, स्नेक, ईगल मर गया, भैया ये कहां गिरा, जमीन पे, बैक्टीरिया खा गया, क्या हुआ है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बने, उसको फिर से किसने कंज्यूम कर लिया, ग्रास ने कर लिया, ट्रीज ने कर लिया। अब इस पूरे के पूरे फूड वेब को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ट्रायंगल के अंदर क्या कहलाता है, फूड पिरामिड कहलाता है। अगर मैं इस पूरे के पूरे फूड वेब को क्या कर दूं, एक ट्रायंगल के अंदर रिप्रेजेंट कर दूं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फूड पिरामिड बोलेंगे। बात समझ में आई क्या, फूड पिरामिड क्या होता है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है आपके फूड वेब को, ठीक है। अब ये फूड पिरामिड जो है ना, ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इन्वर्टेड जो होता है पिरामिड किसका होता है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन पॉसिबल है, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हुए बात करते हैं कि जो हमारा फूड पिरामिड है ये कितने टाइप का होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बात समझ में आएगी क्या कि फूड पिरामिड होता क्या है। फूड पिरामिड आपका फूड वेब को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जब हम इसे ट्रायंगल फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड एज फूड पिरामिड, उसे फूड पिरामिड बोला जाएगा, है ना। अब देखो फूड पिरामिड जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फूड पिरामिड किसका बनाया जा सकता है, फूड पिरामिड बनाया जा सकता है नंबर्स का, ठीक है, नंबर्स का बनाया जा सकता है। सेकंड अगर मैं बात करूं फूड पिरामिड किसका बनाया जाएगा, बायोमास का बनाया जा सकता है। अगर मैं थर्ड बात करूं तो क्या पिरामिड जो है एनर्जी का बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखो जो सबसे पहला आपका है ना पिरामिड ऑफ नंबर्स, इसका क्या मतलब है, पिरामिड ऑफ नंबर्स का मतलब है कि आप यहां पर क्या स्पीसीज की बात कर रहे हो, डिफरेंट स्पीसीज की जब आप बात करते हो तो क्या आप पिरामिड ऑफ नंबर्स बना सकते हो, बिल्कुल जी। क्या पिरामिड ऑफ नंबर सिर्फ अपराइट ही पॉसिबल है, मतलब अगर मैं कहूं बात की अपराइट पोजीशन है, क्या ये ऐसे ही पॉसिबल है। मैंने बोला यहां पर कौन है, सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर यहां पर कौन है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर यहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर, और लास्ट में कौन है डिकम्पोजर। तो ये क्या बन गया, पूरा का पूरा फूड चेन है। मैंने इसको किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, फूड पिरामिड के फॉर्मेट में डाल दिया। अब ये पूरा का पूरा जो पिरामिड है, मैंने बोला ये अपराइट कंडीशन में है, क्या ये इन्वर्टेड हो सकते हैं क्या, बिल्कुल जी। अगर मैं बात करूं पिरामिड ऑफ नंबर्स की तो ये अपराइट और इन्वर्टेड दोनों ही कंडीशन के अंदर पॉसिबल है, ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है, नंबर्स का जो आपका पिरामिड बनेगा वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। फिर सेकंड बात यहां पर क्या याद रखनी है, पिरामिड ऑफ नंबर्स के अंदर अलग अलग स्पीसीज के हम क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे पूरे के पूरे फूड वेब के साथ। पूरी की पूरी फूड वेब के अंदर जितने भी आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के ऊपर जितनी भी स्पीसीज है उनका हमने क्या किया, एक रिलेशन बनाया। आगे बात करूं मैं बायोमास की, तो देखो तो बायोमास जो है ना, बायोमास नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या कुछ ना कुछ कैलोरीज की बात होगी, बिल्कुल जी कैलोरीज की बात होगी। क्या यहाँ पर वेट की बात होगी क्या, बिल्कुल जी वेट की बात होगी। क्या कलर की बात होगी क्या, कलर की भी बात होगी। तो बायोमास के अंदर क्या होगा, कैलोरीज हो गया, कलर हो गया, वेट हो गया। एक पर्टिकुलर एक्सटेंट के अंदर मैंने क्या बोला, एनर्जी जो है वेट के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि कहीं पर कोई बियर मर गया, डेड हो गया, उस डेड बियर को किसने खा लिया, लोयन ने खा लिया, शेर खा गया हिरन को। बात समझ में आ रही है। तो वो जो आपका मरा हुआ हिरन है, जितना शेर ने खा लिया वो क्या है, एक अलग कोज है, वो खा गया। अब बचा हुआ पोर्शन जो हिरन का है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। उसे क्या करेंगे, छोटे छोटे आपके जो क्या है बैक्टीरियल सेल्स है और अदर लिविंग सेल्स जो है वो क्या करेंगे, उसे खा जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा शेर ही खा जाता है, उसके सींग भी खा जाता है, सब कुछ खा जाता है, नहीं। शेर क्या करेगा, लोयन जो है, टाइगर है, प्यूमा है ना, लियोपार्ड है, सारे क्या करते हैं, मांसपेशियां खाते हैं, स्किन खाते हैं, खा जाएंगे उसकी। बाकी बचा हुआ पोर्शन जो है उसके अलावा वहां पर ऐसी लिविंग सेल्स जो क्या करती हैं, डॉगी
कुत्ते आपके जो है ये भी तो जंगल में होंगे। इसके अलावा और भी खूंखार जानवर हो सकते हैं जो शेर से नीचे की कैटेगरी के हैं, लेकिन वो किसी डेड सेल को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो वहां पर भी एक रिलेशन बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो बायोमास के बनेंगे हमारे पिरामिड क्या होंगे, वो क्या अपराइट पोजीशन के अंदर होंगे क्या? बिल्कुल जी, अपराइट पोजीशन में हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अपराइट पोजीशन में पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि क्या बायोमास का पिरामिड उल्टा बन सकता है, इन्वर्टेड बन सकता है? देखो इन्वर्टेड बन सकता है कि नहीं, जरा चेक करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक पॉन्ड ले लिया एग्जांपल फॉर दैट, ये एक पॉन्ड है ना। पॉन्ड किसका एग्जांपल है? स्टैग्नेंट वाटर का एग्जांपल है। और किस टाइप का है, लैंटिक है या लॉटिक है? तो भैया ये आपका कैसा है, लॉटिक है। बात समझ आ रही है? ये वर्ड याद रखना, लॉटिक है पॉन्ड। स्टैग्नेंट वाटर है इसके अंदर। अब जब इसके अंदर स्टैग्नेंट वाटर है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी स्पीसीज की बात करूं, तो क्या छोटी से छोटी स्पीसीज इसके अंदर लार्वा होगी क्या? छोटे छोटे मॉस्किटोज के लार्वा होते हैं क्या टॉप लेयर पे? बिल्कुल छोटे छोटे जीव जंतुओं के जो लार्वा होंगे। अब इस लार्वा को कौन खाएगा? क्या कौन खाएगा भैया इसको? इसको खाएंगी स्मॉल फिश। बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी मछलियां इन लार्वास को खाकर क्या करेंगी, नरिशमेंट करेंगी, जीवित रहेंगी। इन छोटी मछलियों को कौन खाएंगी? बड़ी फिश, बिग फिशेस। और ये जो बिग फिशेस होंगी इनको कौन खा जाएगा? इनसे भी बड़ा कौन खा जाएगा? या तो आपका मगरमच्छ खा जाएगा। मगरमच्छ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं इसको? मगरमच्छ को अरे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल बोलते हैं इसको, क्रोकोडाइल। देखो तो क्या हो गया, थोड़ा सा उल्टा बना ना ये पिरामिड। देखो नीचे सबसे बड़ा जिसको खा गया, पूरों को खा रहा है ना, पूरी की पूरी चेन के अंदर सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है, क्रोकोडाइल है। यहाँ पर बिग मछली से मतलब जो बिग फिशेस है उनसे भी बड़ा कौन है, क्रोकोडाइल है। यहां से अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो क्या ये मेरा पिरामिड उल्टा बन रहा है क्या? हाँ जी, सबसे लास्ट में जो होता है सबसे कम क्वांटिटी के अंदर क्रोकोडाइल, जिसने के पास क्या पहुंचा, फूड लास्ट में पहुंचा, बड़ी मछली के फॉर्मेट में पहुंचा। सबसे ज्यादा फूड कंज्यूम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो सबसे नीचे यहां पर कौन जाएगा, क्रोकोडाइल जाएगा। सबसे ऊपर कौन रहेंगे क्वांटिटी के अंदर सबसे ज्यादा, टॉप लेयर के ऊपर लार्वा। लार्वा के बाद कौन आएंगी, स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस के बाद में कौन आएगा, बिग फिशेस। देखो तो क्या बायोमास का आपका पिरामिड जो है क्या इन्वर्टेड बन सकता है? बिल्कुल जी, मैंने आपको उल्टा पिरामिड बना के दिखा दिया। कैसे बना समझ में आया? मैंने पॉन्ड का एग्जांपल लिया और आपको बना के दिखाया, ठीक है। तो ये था बायोमास का पिरामिड। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे लास्ट और थर्ड पिरामिड की, और वो कौन सा है, एनर्जी का पिरामिड। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब ऐसी कोई चीज आती है ना, एग्जांपल वाली, जो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, ठीक है। नोट्स थोड़ा सा अपडेट करने में देरी हो जाती है, इसलिए तब तक के लिए आप अगर वीडियो देखो तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो फिर नोट्स तो मैं अपडेट कर ही दे रहा हूँ। अब तो कर ही दे रहे, अब तो किसके लिए रखेंगे बचा के भैया, रखने ही नहीं है। जब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं थर्ड पिरामिड की, और तीसरा पिरामिड जो है वो है हमारा एनर्जी का पिरामिड। देखो है ना, एनर्जी का पिरामिड। लास्ट फूड पिरामिड का अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा, एनर्जी पिरामिड। देखो एनर्जी पिरामिड क्या होता है। सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ, एनर्जी पिरामिड जो है किस तरीके का होगा। देखो वैसा ही सबसे पहले क्या आएंगे, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, अगर मैं बात करूं इसे खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ये पहले भी हम पूरी बात कर चुके हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। प्राइमरी कंज्यूमर से कौन खा जाएगा इसको, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। सेम वही एग्जांपल पॉन्ड वाला ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर से ऊपर कौन आएगा, टर्शरी, टर्शरी कंज्यूमर। बात समझ में आ रही क्या, टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर के अंदर ना पहले आपने क्रोकोडाइल को रखा था, अब आप यहाँ पर ईगल को भी रख सकते हो। अगर कोई मछली मर गई तो उसको, बड़ी मछली मर गई तो उसको कौन खा जाएगा, ईगल खा जाएगा। अरे भैया इतनी बड़ी मछली का एग्जांपल नहीं दे रहा कि आप यहाँ पर व्हेल समझ जाओ, शार्क समझ जाओ, ठीक है। हाँ, इतनी सी बड़ी मछली है कि उसको ईगल उठा के ले जा सकता है जीवित को। सबसे पहले प्रोड्यूसर कौन थे हमारे, ग्रीन प्लांट्स थे। ग्रीन प्लांट्स क्या थे, प्रोड्यूसर थे, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है। अब ये जैसा हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पर क्या है, स्मॉल फिशर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में बिग फिशेस। समझ में आ रही है बात। और लास्ट में अगर मैं बात करूं, टर्शरी कंज्यूमर कौन है आपका, ईगल है। बात समझ में आ रही है। प्रोड्यूसर्स थे, फूड बनाया इन्होंने, इसे कंज्यूम कर किसने कर लिया, प्राइमरी कंज्यूमर ने। फिर ये किसके पास पहुंचा, सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर टर्शरी के पास गया।
कहने का मतलब ये है, प्रोड्यूसर कौन थे आपके? अलगई एक तरीके का प्रोड्यूसर हो सकता है क्या? बिल्कुल जी, अलगई हो सकता है। अलगई को कौन खा गया? स्मॉल फिशेस खा गई। स्मॉल फिशेस खा जाएंगी क्या अलगई को? नहीं जी, अलगई से भोजन किसने लिया होगा? सबसे पहले लार्वा ने लिया होगा, किसी न किसी चीज के लार्वा ने लिया होगा। उस लार्वा को स्मॉल फिशेस ने खाया, फिर उनको बिग फिशेस खा गई, और फिर क्या खा गया? ईगल खा गया। तो ये क्या है? आपका एनर्जी का पिरामिड है। देखो एनर्जी के पिरामिड में क्या होता है, हर लेवल पे, एवरी लेवल पे एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। कभी भी जितनी 100% एनर्जी जो होती है, क्या 100% ट्रांसफर हो पाती है? क्या नहीं। ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण संभव है, एनर्जी का रूपांतरण संभव है, लेकिन उसे जितना पैदा किया गया है उतना ही उसे उपयोग में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। ये एनर्जी का पिरामिड था। ठीक है, हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। सबसे पहले हमने इकोटोन पढ़ा। इकोटोन हमने पढ़ा कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो किसी न किसी 2 इकोसिस्टम के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, फिर हमने इकोसिस्टम की प्रॉपर्टीज पढ़ी। वाइडर हो सकता है, नैरोअर हो सकता है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज की इसके अंदर क्या होती है, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज इफेक्ट। फिर हमने क्या पढ़ा? नीचे पढ़ा। नीचे क्या था? नीचे हैबिटेट नीचे, अगर मैं बोलूं किसी एक स्पीसीज के आवास करने की जगह को हमने क्या बोल दिया? हैबिटेट नीचे बोल दिया। रिप्रोडक्शन वाले यूनिट को हमने क्या बोल दिया? रिप्रोडक्शन नीचे बोल दिया। ठीक है, बात समझ में? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है उसे हमने क्या बोला? नीचे बोला। उसके बाद में हमने फूड पिरामिड्स पढ़े। फूड पिरामिड में हमने 3 पिरामिड पढ़े, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर्स में हमने क्या पढ़ा कि अपराइट और इन्वर्टेड दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, फिर हमने पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ा, यहाँ पर भी इन्वर्टेड और अपराइट दोनों कंडीशन पॉसिबल है। और लास्ट हमने पढ़ा एनर्जी का। ठीक है, अब ना एक छोटा सा पॉइंट है, जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में पहुंचती है तो कितनी पहुंचती होगी भैया? 10 to 15%। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट डेटा, इसको स्टार मार्क कर लेना। मैंने क्या बोला कि जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पहुंचती है तो कितनी पहुंचती है? 10 to 15% पहुंचती है। बात समझ में आ रही क्या? 10 से 15% एनर्जी पहुंच पाती है। एनर्जी का पिरामिड हमारा पूरा हुआ। अब बात करते थोड़ी सी एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। देखो एनर्जी क्या है? एनर्जी ना आपने पढ़ चुके हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर इसका क्या है? कन्वर्जन पॉसिबल है। क्या इसको खत्म किया जा सकता है क्या? एनर्जी को नहीं किया जा सकता। ऊष्मा क्या है? संरक्षित है। हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉज भी पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज भी पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, छोटी कक्षाओं के अंदर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्लांट्स की। जो आपके प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी का यूज कैसे करते हैं? देखो प्लांट जो होते हैं आपके प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर के बारे में केमिकल रिएक्शन पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर, और ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर। इसके बाद में एक लेक्चर और मिलेगा आपको, और एनवायरमेंटल स्टडीज कंप्लीट। आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आएगा तो इसी में से आएगा, नहीं तो भैया नहीं आएगा इसमें से क्वेश्चन। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। देखो 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पर? C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, और यहां पर क्या है? प्लस लाइट एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ये मैंने इक्वेशन काय की लिखी है भैया, ये मैंने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हम सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे ना, वहां पर मैं आपको ना ये रिएक्शन जो है इसकी ना कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इसका पूरा ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे वहां पे अपने। ठीक है, कि कितने यहां पर मॉलिक्यूल थे, कितने यहां पर थे, और कितने यहां पर बन गए। बात समझ में आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन दोनों के साथ में कौन है? लाइट एनर्जी। बन क्या गया भैया? शुगर बन गया। ये शुगर कहाँ यूज होगा? ये सेल, किसकी सेल भैया? प्लांट की। शुगर जो है प्लांट की सेल के अंदर यूज होगा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो रही है? अपने को मिल रही है प्लांट से। बात समझ में आ रही है क्या? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी। इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी है वो कहां से आई? एनर्जी जो है आपकी सन से डराइव हुई। क्यों? क्योंकि मेरा सन क्या है? इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये याद रखेंगे। ठीक है भैया, ये इक्वेशन आपको याद करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी। इसका ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पूछी जा सकती है। इसमें से कोई एक एलिमेंट आपसे बैलेंस करवा सकता है। 6CO2 प्लस 6H2O लाइट की रिस्पॉन्स में। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में होती है ये। जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, C6H12O6 शुगर बनती है, प्लांट सेल में काम में आती है, और O2 जो है आपके पास रिलीज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर यूज कहाँ? सन एनर्जी
की फॉर्म में यूज किया। यहाँ पे सन एनर्जी जो है वो यूज हुई है। इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा कौन सा, सन, अबायोटिक फैक्टर है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपका जो था एनवायरमेंटल स्टडीज का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में हमें इसके अंदर ना ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं तो एनर्जी फ्लो बचा, ठीक है। थोड़ी बहुत फूड वेब बची है, फूड पिरामिड हमने पढ़ ली है, फूड वेब बची है, ग्रेजिंग वेब वगैरह बची है। ज्यादा कुछ नहीं, 15-20 मिनट का टॉपिक है। लास्ट एक लेक्चर और बनेगा, एनवायरमेंटल स्टडीज आपका खत्म। ज्यादा कल आपका एक लेक्चर और मिलेगा आपको। इस वाले लेक्चर के बाद में एनवायरमेंटल स्टडीज खत्म हो जाएगा, फिर हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ बचेगा नहीं। और साथ में एयर पोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, कल ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।